बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान एचा। बेसिकली पहले हमारा कुछ नेट का इशू था, जो इस वजह से हम ऑनलाइन आए थे तो ड्रॉप हो गए। तो मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो आफ्ताब अहमद गुमरो और हसनैन मेमन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स का। तो मैं हसनैन मेमन और आफ्ताब अहमद को कहूँगा तो हमें ज्वाइन कर लो। हसनैन मेमन, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। Thank you for having me. सर, आप दोनों को हम वेलकम कहते हैं अपने फर्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सर। Thank you, sir. शुक्रिया जनाब। आप सुनाएं, आप कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे आवाज़ क्लियर आ रही? हाँ, आवाज़ आपकी तो क्लियर आई है, मेरी आ रही है आपके पास? जी जी, बिल्कुल आ रही है। चलें, सही है। और अफ्ताब भाई? जी सर, all clear है। अच्छा, चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम ना किसी का वेस्ट करते हैं। सर हसन भाई, जो आज हमारा बेसिक जो फर्स्ट लाइव सेशन है वो है फंडामेंटल राइट्स पर। तो जी फंडामेंटल राइट्स जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या ऐसे कह दें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे कि पहले तो हमें ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स से जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सही, बहुत अच्छा सवाल है। जी बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल वर्ड्स इज अ सेट ऑफ रूल्स which guide us how the state, how the organs of the state works, and basically there are three organs of the state, and in which the powers is distributed. वो एग्जेक्टिव है, एक पार्लियामेंट है और एक जुडिशरी है। so, इन तीनों में जो पावर सेपरेटेड हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन को लघवी माना है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका मतलब है टू कॉन्स्टिट्यूट से बनावट। आपके मुल्क की, आपके कंट्री की बनावट कैसे है। सही है, जैसे हमारे मुल्क की बनावट है, तीन ऑर्गन है हमारे पास। सही है, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। तो ये हमें बताती है कि कैसे मुल्क आपका गवर्न होगा। ये इन सिंपल वर्ड्स, इसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं कि आपकी पॉलिटिकली आपका मुल्क कैसे गवर्न करेगा, इकोनॉमिकली आपका मुल्क कैसे गवर्न करेगा। सारे इसमें रूल्स डिफाइन किए गए हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कह दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेसिक चीज़ है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है एक तो वो मुल्क की बना एक मुल्क की, कंट्री की एक बनावट है, एक बनावटी डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पे एक कंट्री बनी हुई होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वेरी करता है, हर मुल्क का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग एक आइन होता है। Constitution is basically, we can say that constitution is the mother of all laws. All laws are derived from the constitution. थैंक यू बड़ी भाईजान। आफ्ताब भाई? जी सर। सर बेसिकली हमारा जो आज टॉपिक है वो तो आपको पता है, ये कि हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। सो जैसे असमिल भाई ने हमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। उसके बिना तो कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं, मतलब कंट्री के लिए चल ही नहीं सकता जब तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो आप हमें कुछ बता दें फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स से पहले जानने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर करनी है कि राइट क्या है, लीगल राइट क्या है, देन हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। बेसिकली राइट क्या है? हमारा जी राइट किसी भी चीज़ की, आपका क्लेम, आपकी ओनरशिप, आपका इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ राइट। जब यही आपका जी क्लेम बिल्कुल। या आपका इंटरेस्ट, आपकी ओनरशिप इज इन्फोर्सेबल एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, बाय ऑर्डिनरी लॉ, इज योर लीगल राइट। फॉर एग्जांपल, सर जो लेजिस्लेटिव माजरत बॉडी है। मा, जी जी सर। माजरत के साथ आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा सा। अच्छा, ओके, लेट मी क्लियर माय वॉइस। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है। जी, जो मैं ये
बयान कर रहा था कि फंडामेंटल राइट्स से जानने से पहले हम एक चीज़ क्लियर करनी है कि राइट क्या है, लीगल राइट क्या है, देन हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो राइट हमारा क्या है? राइट जी किसी भी चीज़ के आपका क्लेम, आपका ओनरशिप, आपका इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ राइट। वही आपका क्लेम, आपकी ओनरशिप, आपका राइट जब enforceable and protected by ordinary law is your legal right. For example, legal right किसी को, जैसे हमें कानून इजाज़त देता है कि जब आप 18 साल के होंगे तो आप वोट दे सकती हैं। जब आपके एलिजिबल एक्ट के राइट से आपको राइट टू वे चाहिए, राइट टू शिप है, ये आपके क्या है? आपके स्टेट की तरफ से लेजिस्लेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री। ये आपके हुए लीगल राइट्स। देन हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक को कहते हैं जो हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को हासिल हैं बिला तफरीक, रंगो नस्ल, एज डिफरेंस, जेंडर, सेक्स, हर एक को मतलब हुकूक ये हासिल है। इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जी। और अच्छा अगर अब आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा कि ये फंडामेंटल राइट्स शुरू कैसे हुए हैं। सर पहले तो आपका अभी फिर भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, तो काइंडली आवाज बिल्कुल कोशिश क्लियर नहीं है भाईजान का। अच्छा, अब आ रहा है मेरा कोई आवाज़? इशू है? हाँ अभी तो सही आ रहा है, आवाज जब स्लो बोल आ रहे रही हैं है तब आप। बिल्कुल। आ तो क्लियर रही है मगर स्लो आ रही है। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लूँ शायद? आप थोड़ा ज्यादा बोल लिया करें, चलो जोर से थोड़ा बोलें, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आ रही थोड़ा है? जोर से। हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ बात। ठीक है ठीक है। आवाज, आपकी आवाज लॉकडाउन में बिल्कुल बैठ गई है। हाँ, नहीं नेट इशू है ना, गाँव में बैठे हैं सब, तो नेट अच्छा, इशू है। कोई कोई बात नहीं, जी जी आप शुरू करें। जी। तो मैं ये वो फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और राइट्स तो क्लियर हो गए आई थिंक। जी जी, आप स्ट्रिप पे बता रहे थे कुछ। जी, मैं हिस्ट्री पे बता रहा था कि फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व कैसे हुए हैं, कि फंडामेंटल राइट्स की बैकग्राउंड क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जी तो हम पहले के देखेंगे, बीइंग अ मुस्लिम हम कुरान शरीफ में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, बस हमें आँख चाहिए वो देखने वाली। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला फरमाता है कि आप एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत कत्ल के बराबर है। ठीक है, तो बिल्कुल। ये आपका क्या है? ये राइट टू लाइफ है, मतलब आप किसी की जान नहीं ले सकते, ये हमारा कुरान शरीफ कहता है। इसी तरह हमारे बहुत से राइट्स हमारे कुरान शरीफ में वाज़ेह हैं कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप किसी के साथ फरेब नहीं कर सकते, आप किसी का हक नहीं मार सकते। ये हो गया कुरान शरीफ की बात। उसके बाद आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पे भी देखा जाता है। रियासत मदीना का जो चार्टर था, उसमें भी आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 जी, आवाज़ आ रही है, बोले। ओके। जो चार्टर ऑफ मदीना में जो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे उसको कहते हैं, जब वहाँ पे गए तो हाजरीन इस तरह से एग्रीमेंट हुआ था कि ये लिखा हुआ था कि सर आफ्ताब जी जी भाई सर। आपका आवाज़ फिर भी दब गया है। हमें भाई लगता है हमें नहीं। बहुत स्लो बोलते हैं। मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा नेट का इशू है चलो शायद। शायद यही हो। हाँ, वैसे भी लॉकडाउन में नेट के इश्यूज बहुत आ रहे हैं। वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटीज और ये तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं नेट के। तो इसी से हम अपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे इस तरह से। नहीं इस तरह तो नहीं हो पाएगा, इस तरह तो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। तो जाहिर सी बात है, अब सारी जो यूनिवर्सिटी है वो तो यही कह रहे कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस चला दें। चलो हमारा ये तो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये नहीं है, तो हम इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो असल भाई फंडामेंटल राइट। आप, हाँ, जी फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 9 है, सिक्योरिटी टू पर्सन, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ उसके बारे में आप हमें हाँ, डिटेल में बताएं। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स का जो पहला आर्टिकल है, पहला तो उसका है कि नो लॉ शैल बी मेड इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जो आता है, जो सबसे मेन जो राइट है, राइट टू लाइफ। अगर अगर राइट जिंदा रहने का हुकूक नहीं है आपको, तो आपको और क्या, आपके दूसरे हुकूक की कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो राइट टू लाइफ ये है कि आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी, ये दोनों की जो गारंटी करता है, स्टेट गारंटी करता है, सही है उसकी। मतलब कि आप लिबर्टी में आता है कि भाई आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, सही, रॉन्गफुली कहीं पे आपको रोका नहीं जाएगा कहीं पे जाने से, सही है। लिबर्टी आपको आज़ादी होगी कहीं पे भी आने जाने की, हर चीज़ करने की, सही है, जो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, सही है। और उसके बाद आता है कि राइट टू लाइफ में कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी की जो वो जो है आपकी ज़िंदगी स्टेट गारंटी करता है, सही है। आप जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी शहरी है, सही है, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, सही है। आपकी जी जो लाइफ है वो एक्सेप्ट द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ ली जाएगी। मतलब अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, किसी क्राइम में मुलविस होते हैं, तो फिर आपकी लाइफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद ड्यू प्रोसेस ली जाएगी, सही है। यहाँ पे जो राइट टू लाइफ है, आप खुद को भी नहीं मार सकते। अगर आप खुद को भी खुद मार रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट विल बी अ क्राइम, ये भी एक क्राइम का बिल्कुल हिस्सा बन जाएगा। राइट टू लाइफ इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि भाई अगर दूसरा कोई बंदा आपको मारे, अगर आप खुद भी खुद को मारते हैं, फिर भी एक क्राइम हो जाता है। पीपीसी में इसकी सजा है सुसाइड की। बिल्कुल। तो राइट टू लाइफ में अच्छा ये है कि आप सिंपल वर्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी और पाकिस्तान की जो भी रियासत होती है उसकी जिम्मेदारी है कि जो आपके शहरी हैं उनको आप उनकी जो जिंदगी है उनकी आप गारंटी करें, सही। अगर उनकी वो क्राइम में मुलविस हैं भी, तो उनकी जो लाइफ है वो विद प्रोसेस ली जाए। जी। अच्छा आफ्ताब भाई, हम वेलकम जी दोबारा मेरी हम आपको आवाज़ कहते क्या आ हैं। रही है? हाँ भाई बिल्कुल आ रही है। अच्छा आफ्ताब भाई, आप जो है अगर किस आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी आवाज़ थोड़ा टाइम दें तो मैं फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री को कंप्लीट करूँ पहले। हाँ कर ले। ठीक है, तो मैं हिस्ट्री बयान कर रहा था फंडामेंटल राइट्स की। तो बीइंग अ मुस्लिम हमने कुरान शरीफ में देख लिया कि हमारे पास क्या-क्या राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ मदीना पेश किया, जिसमें उन्होंने हुकूक की बात की बिटवीन द जूज़ एंड मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स में से जो मुहाजिरीन थे, अंसार थे, उनके हुकूक के बारे में बताया कि आप एक दूसरे में भाई हैं। जूस के साथ उनको फुल्ली परमिशन दी गई थी, वो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ये हो गए चार्टर ऑफ मदीना में राइट, बहुत सारे हैं, मतलब मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, उससे भी पीछे चले जाएँ तो हम द ग्रेट साइरस के दौर में आते हैं। किंग ऑफ पर्शिया, जब उन्होंने सिटी ऑफ बेबीलोन फ़तह किया, तो उन्होंने एक चार्टर दिया था, जो कि उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक प्लेन सिलेंडर के ऊपर लिखा था वो चार्टर, जिसमें उन्होंने मेजर पॉइंट्स दिए थे कि स्लेव्स को रिहा कर दिया जाएगा, और जो सिटीजन्स ऑफ द जो बेबीलोन हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हर एक को अपनी आज़ादी है, अपने मज़हब के मुताबिक वो परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनाइटेड किंगडम में जो मेजर डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें मैग्ना कार्टा था 1215। उसमें बहुत चेंजेस देखी गई कि पहली बार किंग से किसी ने डिमांड की अपने राइट्स के बारे में। उन्होंने अपने राइट्स मांगे कि कोई नो फ्री मैन शैल बी डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज एलिगेशंस। और उन्होंने टैक्सेस के बारे में बताया कि हमें टैक्सेस, जो हैवी टैक्सेस हैं, वो हमें इम्पोज ना करें हम पे विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। जो उनका बैरन्स के साथ इशू चल रहा था, और जो किंग टेरिटरी के ऊपर फ्रांस के साथ इशू था, उनका जो फ्यूडल सिस्टम था, तो जी बैरन्स उनको ये बात नहीं मान रहे थे, ठीक है। ये होगा मैग्ना कार्टा। उसके बाद आता है पिटीशन ऑफ राइट्स 1628। 1628 जी इसमें पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किंग से मतलब डिमांड किया कि जब भी कोई टैक्स लागू किया जाएगा, तो वो हमें हमारी कॉन्सेंट से लागू किया जाएगा। उसके बाद जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, तो हम हमारी उसको मतलब उसके ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा, उसको फेयर ट्रायल दिया जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद आता है इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स 1689। उसमें भी ये बात की गई थी कि उसमें किंग के पावर जो थे कर्टेल करके मतलब पावर शिफ्ट कर दिए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जब उन्होंने यहाँ पे मतलब फुली इस्टेब्लिश कर दिया था कि आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, आपके पास मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट है, सो ऑन। के बाद आते हैं हम फ्रांस में जो था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। जब फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, तो तब फ्रांस के
कि वो कोलिशन आया था तो रिपब्लिकन पार्टी करी थी, उन्होंने भी अपने चार्टर दिया था कि ये राइट्स आते हैं। उसके बाद यूएन के चार्टर है, यूएन ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट्स देखते हैं। तो ये बेसिक शॉर्ट हिस्ट्री थी दोस्तों, क्योंकि हमारा टॉपिक हिस्ट्री के रिलेटेड नहीं है, शॉर्ट हिस्ट्री है। अच्छा, तो हसन भाई, हसन जी भाई आवाज़ आ रही है? अच्छा, जी आवाज़ आ रही है। हमारे दोस्त ने एक मैसेज किया, कमेंट्स किया हुआ है, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो नहीं नहीं। मैं जी समझता हूँ उसका जवाब देना ही चाहिए। जी 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 जी। सर। तो नियाज बलोच ने लिखा है, सर क्या पाकिस्तान में हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे हसन? आ, जी, पाकिस्तान में हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। कि आई एम पाकिस्तानी, आई वुड डेफिनेटली शो पॉजिटिव इमेज ऑफ माय कंट्री। और पाकिस्तान में ऐसे हैं कि देखें, जब भी आपका कोई किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है, सही है, हमारे पास 5 रिट्स दी गई हैं उसके लिए। तो आपको अगर इलीगल डिटेन किया जाता है तो फिर आप उसको जाके हेबियस कॉर्पस की रिट ले लें, सही, उसको आप क्या बोलते उसको मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने पेश बुलाया जा सकता है, सही है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान में जो रेमिडियल प्रोविजन दिए गए हैं इसके लिए 199 और 194 सो मोटो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें रिव्यू पावर है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको जुडिशियल नोटिस देख सकती है, जिसके भी अगर आपके राइट्स आपके कोई अगेंस्ट आपके राइट्स के एवरेज हो रहा है, आपका राइट वायलेट हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद, अगर इन जनरल हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी उसको सोमोटो ले सकती है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पाकिस्तान का निज़ाम बनाया गया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में राइट किसी के प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, आफ्ताब भाई, जी सर। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? सर, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं कहूँगा कि बिल्कुल जी सर, राइट प्रोटेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका राइट कोई वायलेट होता है या इन्फ्रिंज्ड होता है तो आप वो इन्फोर्स करवा सकते हैं थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज्ड होता है। वो इस तरह से क्या है, हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 199। उसके पास 5 रिट्स का पावर दिया गया है जो बेसिकली सारे फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिसिंग पर्सन हैं तो आप रिट हाई कोर्ट में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं कि फलां बंदा इलीगली डिटेन्ड है वहाँ अंडर पुलिस और समवेयर एल्स, तो आप रिट फाइल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप कोई अथॉरिटी सही काम नहीं कर रही तो आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई कोई पब्लिक ऑफिसर गैर कानूनी तौर पे अपनी अपॉइंटमेंट हुई है उसकी, तो आप रिट ऑफ को वारंट फाइल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, इन्फोर्सेबल तो है मेरे ख्याल से। अच्छा, मतलब हमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो है हम सारे ला के स्टूडेंट हैं आप और हम, हमें पता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे। अगर कोई लेने वाला हो तो उसको तो राइट्स मिलेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसे होते हैं मिसिंग पर्सन के, जैसे आपने बता दिया इलीगल डिटेन, मतलब मेरे हिसाब से तो ये जस्ट ऐसे कि कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, राइट्स नहीं है। बट हकीकत में ये लॉ जो है जुडिशली काम कर रही है उस पर, और अगर कोई लेने वाला हो अपने राइट्स तो वो ले सकता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री। अच्छा, अब जो है हसन भाई, हसन हसन आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। जी जी। अच्छा भाई, ये जो है आर्टिकल हम कुछ तो डिफाइन करके आए हैं। अच्छा, इसका आर्टिकल एक 9 को दूसरा डिफाइन किया हमने। हाँ, इसका एक दूसरा सवाल आ गया है, बट हम सोचते हैं इसको फाइनली लास्ट में रिप्लाई करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो जी आप जी। हमने पहले आफ्ताब भाई, हमने असनर भाई ने हमें आर्टिकल 9 डिस्कस किया था। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 10, जो किसी भी
शख्स को इलीगली डिटेन किया जाए। तो भाई जैसे आपने 5 रेट का बता के गए थे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो शख्स है इलीगली आर्टिकल डिटेन 10 को की जी, जी सर, मैं आर्टिकल 10 को इलीगल जब जी, जी। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे, जी बोले। मैं आर्टिकल 10 को ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आर्टिकल 10 कहता क्या है। राइट टू सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आपका ऐसा राइट है, अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है और उसको अरेस्ट को 24 घंटे गुजर गए हैं और फिर भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो वो इस राइट को, मतलब उसका राइट ये इन्फ्रिंज हुआ है, ये वायलेट राइट हुआ, ये राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, ये आपका कहता है राइट, आर्टिकल 10 नंबर। तो आप इस राइट को कैसे इन्फोर्सेबल करा सकते हैं, जो मैंने पहले पहले ही बताया कि आप थ्रू कोर्ट, हाई कोर्ट में जा डायरेक्ट जा सकते हैं, हेबियस कॉर्पस फाइल करें। ठीक है, हेबियस कॉर्पस फाइल करें कि हम टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये फलां बंदा मिसिंग है, इसको इतने दिन हो गए हैं या इतने घंटे हो गए हैं, सो ऑन। तो इसको अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 10A पे, राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल आपको ये कहता है कि हर एक बंदे के पास राइट है कि उसके साथ फेयर ट्रायल हो। मतलब इन सिविल राइट्स के उसको, सिविल में उसको राइट अपने डिटरमाइन किए जाएं, एक क्रिमिनल उसको पूरा पूरा हक दिया जाए कि उसको राइट, इसको लॉयर करने का पूरा हक दिया जाए। अगर उसके पास लॉयर करने के पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट उसको लॉयर प्रोवाइड करेगी, उसके एक्सपेंसेस बियर करेगी। यहाँ पे मुझे एक बहुत मशहूर केस याद आ गया, यूएसए का केस है, अगर आप इजाज़त दें तो वो मैं डिफाइन करूँ थोड़ा सा। जी, जी, आप कर ले। जी सर, इस पे राइट टू फेयर ट्रायल पे मुझे एक मशहूर केस याद आ गया। हमें यूएसए का केस है, मेरिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ एरिजोना। इस पे ये था कि मेरिंडा राइट्स, जो आजकल मतलब मशहूर है ना उस नाम से, उसमें ये था कि मतलब जो मेरिंडा है वो चोरी करता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो उसको जो अपने हैं उनके जो राइट्स दिए गए हैं अंडर 5th and 6th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, तो उसको वो बयान नहीं किए गए थे। मतलब आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंट है, आपके पास राइट टू कॉन्टेक्ट विद टू योर काउंसल, उनको ये राइट्स आफ्टर अरेस्टिंग वो उनको राइट नहीं बताए गए थे। तो उनको अदालत के पास लेके गए, तो अदालत ने ये पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझा कि इसके साथ इसका ये हुआ राइट, अमेंडमेंट 5th and 6th अमेंडमेंट इसकी वायलेट हुई है, इसका राइट वायलेट हुआ है, उसको फौरन रिहा कर दिया गया। इसको फिर उसके बाद पेरेंटा राइट्स के तौर पर जाना जाता है। जी। अच्छा सुनील भाई, जी जी। आप जो आर्टिकल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की जो 15 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप आर्टिकल 15। इससे थोड़ा 15 फ्रीडम जी ऑफ जी मूवमेंट, तो आप इससे थोड़ा एलाबोरेट कर दें। जी। आर्टिकल 15 में कर लेता हूँ। अगर आप कहें तो आर्टिकल 11 से शुरू करूँ, 15 से 15 तक। हाँ कर दें, रिलेटेड कर दें, एक समरी रिलेटेड चलो कर ठीक है, मैं सकते हैं। समराइज कर लेता हूँ, इनको समराइज कर लेता हूँ। सही है हाँ कि उनको। जैसे कि भाई ने अभी अच्छा बताया कि कोई भी अगर बंदा अरेस्ट होता है तो उसको ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि आप ये ग्राउंड्स पर अरेस्ट हुए हैं। अगर पुलिस 24 घंटे गुजर गए तो अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाता है। उसके बाद उसका ट्रायल शुरू होता है, जिसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। सही है कि उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे फेयर ट्रायल जिसको बोलते हैं। सही है, फेयर ट्रायल। एंड बेसिकली द फेयर ट्रायल में इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि बेसिकली फेयर ट्रायल इज अ नेचुरल जस्टिस। सही है, इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस एंड इज बेस्ड अपॉन द टू maxims, odi ultum partem and other one is nemo judix in quada sua। ठीक है, ऑडी अल्टम पार्टम का मतलब होता है कि भाई लेट अदर पार्टी हियर, दूसरे पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाए। सही है। और नेमो जी, जुडिक्स इन क्वादा स्वा, इसका मतलब ये होता है कि नो वन शुड बी जज फॉर हिज ओन कॉज। जिसका इंटरेस्ट है मैटर में, तो वो जज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मतलब ये बिल्कुल फेयर विथ गुड कॉन्साइंस होता है ये फेयर ट्रायल। सही। उसके बाद जो मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मगर इसमें यह आर्टिकल 11 से मैं शुरू कर रहा हूँ। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 इज जी, जी, बेसिकली अबाउट स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। सही है, स्लेवरी जो गुलामी जो पहले होती थी कि लोग गुलाम लेते थे। सही है, दूसरे ममालिक मतलब किसी और शख्स से एक शख्स ने दूसरे को गुलाम दे दिया, ऐसे ये बेचते थे। गुलामों की सेलिंग होती थी पहले बिल्कुल, और लोग गुलाम रखते थे। ये स्लेवरी और फोर्स स्लेवरी जो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशन ने 1945 में ये स्लेवरी खत्म कर दी थी कि आज के बाद स्लेवरी कहीं पे भी यूनाइटेड नेशन का जो भी मेंबर है, सही है, वो स्लेवरी को नहीं
एग्जिस्ट करेगा अपने मुल्क में, सही है। उसके बाद फोर्स लेबर है, सही है। फोर्स लेबर जैसे कि भाई मतलब ज़बरदस्ती किसी को कोई काम करवाना, सही है, ये भी हमारा एक बुनियादी हकूक़ है कि भाई अगर किसी को आप अगर ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो ये उसका फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है, सही है। यहाँ पे दिया गया है कि 14 साल का जो बच्चा है, सही है, 14 साल के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में, जैसे क्योंकि ऐसी फैक्ट्रीज में इन चीज़ों में उसमें आप मुलविस नहीं कर सकते, वहाँ पे आप काम नहीं करवा सकते, सही है, 14 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं। उसके बाद ये कि अगर कंपलसरी सर्विस है कि अगर वो अंडर पनिशमेंट है तो फिर स्टेट उससे ले सकती है, सही है। उसके बाद जो है आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव मींस इफेक्ट फ्रॉम बिहाइंड, कि एक चीज गुजर गई उसका अब आप उसका आके वो इफेक्ट दे रहे हैं। तो जैसे आर्टिकल 12 की जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की जो थीम है, जो जिस्ट है इसकी, वो ये है कि एक चीज आपने कोई आपने एक्ट किया, सी एक ने आपने ओमिशन किया, कोई एक्ट या कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस किया एक आपने, और उस वक्त उसकी कोई पनिशमेंट नहीं थी, ठीक है, और जब आपका ट्रायल चलता है, ऐसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल से मैं समझा लेता हूँ कि एक बंदे ने आज चोरी की है, सही है, और आज चोरी की जो सजा है वो 3 महीने है, सही है, और उसका ट्रायल शुरू हो गया, सही है, जाहिर सी बात, उसने चोरी की तो उसको पकड़ा गया, ट्रायल उसका शुरू हो गया। ट्रायल के बाद 8-10 महीने के बाद उसका साबित हो जाती है कि इसने बंदे ने चोरी की है, इसी बीच में एक लॉ में तब्दीली आ जाती है, अमेंडमेंट आ जाती है। उसमें आता है कि भाई पहले लॉ जो चोरी की सजा थी वो 3 महीने थी, अब चोरी की सजा 3 साल हो गई है, सही है। तो फिर आपके ऊपर जो सजा होगी वो वही होगी जिस दिन आपने चोरी की थी, सही है, जिस दिन आपने चोरी की वही आपके ऊपर सजा होगी, सही है। मतलब ये है कि आज जब एक काम आप आज करते हैं, सही है, तो उसकी जो भी उस वक्त का जो कानून होगा वही आपके ऊपर लागू होगा। उसके बाद अगर कोई भी अमेंडमेंट आ जाता है, सही है, कोई भी लॉ आ जाता है, सब्सिक्वेंट लॉज आ जाए, तो फिर वो आप उनके लायबल नहीं होंगे, सही है। यू आर सब्जेक्ट टू द प्रेजेंटेड लॉ। उसके बाद है कि आर्टिकल 13 इज बेसिकली अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल जोपार्डी ये है कि नो वन शुड बी वेक्स्ड फॉर ट्वाइस, सही है, कि भाई एक बंदे को आप 2 मरतबा उसका ट्रायल नहीं कर सकते। एक बंदा जो पूरा एक ट्रायल चलता है, एक बंदा पूरे ट्रायल चलाता है, उसके बाद आप दोबारा आके उसके ऊपर सेम ग्राउंड पे सेम ऑफेंस के ऊपर आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता वो। तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसा है, अगर ये फंडामेंटल राइट ना हो तो फिर हर कोई एक दूसरे को टांग खींचे कोर्ट में, सही है। तो ये कोर्ट ने ये कहा कि वंस डन इज ऑलवेज डन, सही है। अगर आप कोर्ट ने कोई उसको अक्यूड किया है या उसको सजा दी है तो फिर वो अपील में जाए या कुछ और करे, मगर दोबारा उसका ट्रायल शुरू नहीं होगा, सही है। और ये जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और ये हमारा सिविल में भी दिया गया रेस जुडिकेटा, और हमारा जो क्रिमिनल में दिया गया है सेक्शन 403 में डबल पनिशमेंट। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है बेसिकली। और उसके बाद ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सेक्शन 13 में ही आता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आपको आपको आपके ऊपर जोर नहीं दिया जाता है कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें, सही है। खुद के खिलाफ गवाही देना भी आपका फंडामेंटल राइट है कि भाई आप अगर आपको कोई राइट टू रिमेन साइलेंस, ये एक वो है कि प्रिंसिपल है एक क्रिमिनल लॉ का, राइट टू रिमेन साइलेंस। अगर आपको कोई पूछता है, सही है, अगर ऐसी कोई गवाही है जो आपको इंक्रिमिनेट कर देती है उस क्राइम में, तो फिर वो आप नहीं बता सकते, आपका ये फंडामेंटल राइट है, फिर आप नहीं ना बताएं। उसके बाद आता है आर्टिकल 4। जी सही ठीक है जी। आर्टिकल 14 बेसिकली अबाउट इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, डिग्निटी ऑफ मैन, के भाई जाहिर सी बात है एक बंदा है वो अपनी इज्जत से, अपने रेस्पेक्ट, अपनी सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट होती है, तो उसकी जो डिग्निटी ऑफ मैन है या उसकी जो प्राइवेसी ऑफ होम है, सही है, तो फिर वो आपकी वो भी फंडामेंटल राइट्स के तहत प्रोटेक्टेड है, सही है, गारंटीड है, वो स्टेट की गारंटी है, सही है। तो फिर कोई भी बंदा आपको आके और अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जिसको उसको आप ट्रेस पास कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको पनिशमेंट या टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसे आपने बात की कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो
मूवमेंट है कि हर शहरी को, जो भी पाकिस्तान का शहरी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे सेटल होना, हर चीज़ का उसको हक है, सही है। मगर ये जो राइट है ये कभी कभार जो है क्या सस्पेंड भी किया जाता है, जब जैसे कि 144 कॉलम 144 लगा देते हैं कि जैसे अभी भी कोरोना वायरस के तहत 144 लगाया हुआ है कि कोई भी बंदा बाहर नहीं जा सकता, सही है, फजूल काम के लिए। तो ये राइट कभी कभी सस्पेंड भी किया जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सही है। और ज्यादातर मार्शल लॉ में तो ये वैसे भी सस्पेंडेड होता है, सही है। अच्छा, ये ऐसे है कि अगर आप कहीं पे रह रहे हैं, ये सब्जेक्ट टू अदर लॉज भी होता है कि ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं जाके पंजाब में जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी रखूँ, वहाँ पे स्टडी करूँ, नहीं। अगर मैं यहाँ से जाके पंजाब की शहरियत लूंगा, मतलब पंजाब तो है तो हमारा ही, मगर पंजाब के जो उसके जो रेजिडेंट लॉज हैं वो फिर वो मुझ पर वो लागू होंगे, वहाँ का डोमिसाइल, वहाँ की चीजें, तो ये इन सब चीजों को मद्दे रखकर इनको भी नजर में रखना चाहिए, कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आप कहीं भी थ्रू आउट पाकिस्तान जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फ्रीडम, अच्छा आपने मुझसे सिर्फ 15 तक का कहा है ना? जी जी। अच्छा, ये हसन भाई, 15 तक क्यों हो गया? नहीं आप इसे कर देना, फ्रीडम ऑफ असेंबली को भी कर दें थोड़ा सा एलॉबरेट। चलें, सही। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ हाँ असेंबली आर्टिकल 16 में ये डिफाइंड है कि असेंबली होती क्या है। पहले तो ये बात, असेंबली के भाई 5 या 6 लोग जब जमा होते हैं किसी भी पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं असेंबली, सही है। और ये जो यहाँ पे जो जी जी। राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली का, ये पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, पहली बात तो ये, सही है। आपको स्टेट ने एक राइट दिया है कि भाई आप 5 से 6 बंदे एक जगह पे जमा हो सकते हैं, किसी भी पीसफुल पर्पस के लिए, किसी भी अपने हुकूक के लिए भी जमा हो सकते हैं, जैसे स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, प्रोटेस्ट हो जाता है, ये हमारा राइट है। मगर ये राइट भी कभी कभी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें भी ये राइट भी हमारा सस्पेंड किया गया। ये कोई भी शुरू किया फ्रीडम गया हुआ। एब्सोल्यूट नहीं होती, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती कि आप जो चाहे कर लें, सही है। फ्रीडम हमेशा लिमिटेड होती है, सही, कहीं ना कहीं उसके पीछे लॉ की पकड़ होती है, सही है। ये लिमिटेड होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है। जी और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि भाई आप कोई भी एक फर्म हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी आप पार्टी वगैरह हो, वो बना सकते हैं। जैसे आपका ये राइट है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, सही है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। और अगर वो पार्टी जीत जाती है तो फिर वो गवर्नमेंट भी बना सकती है। और जी ये जी। है कि अगर इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 में ही लिखा गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो फिर उससे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, से उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो ज्यादातर यहाँ पे होती नहीं है। अच्छा, ये आर्टिकल 16 और 17 भी मैंने डिफाइन कर दिए। हाँ, अच्छा अच्छा, आफ्ताब भाई, जी सर। सर हमारे पास जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया जाता, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, क्लियर है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि भाई हमें बोलना नहीं दिया जाता। तो आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो इसका आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो हमारे कुछ लोग दोस्त हैं या कुछ ऐसे हैं कहते हैं कि भाई हमें बोलने का हक नहीं है, हम बोलते हैं तो हमारे साथ नाजायज़ियाँ हो जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आप थोड़ा सा एलाबरेट कर दीजिए। जी सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको राइट देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ मतलब आप बोल सकते हैं, आपका राइट है, आप किसी पे तनकीद कर सकते हैं, आपका हक है। आप मीडिया पे आ सकते हैं, आपको राइट टू प्रेस है, मतलब आप मतलब प्रेस में आप कुछ भी आके बोल सकते हैं। आप कहीं पे जाके आप एक जगह से दूसरी जगह जाके आप कुछ भी बोल सकते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। अगर आप लिमिट्स ऑफ लॉ के अल्ट्रा वेरिस जाते हैं, आप लॉ के बाहर जाते हैं, लॉ के बाहर जाके कुछ बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी पे पाकिस्तान के इंटेग्रिटी के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ बोलते हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता।
इसकी आपको कानून इजाज़त नहीं देता, इस पे आपको रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे। तो यही होगा सर बेसिकली जो हमारा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हमें उसके खिलाफ भी बोलना है, उसके खिलाफ भी बोलना है, बट हमें लॉ के लिमिट में रह के ही बोलना है। किसी हम पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, हम उसकी कम्युनिटी पब्लिक इंचार्ज के खिलाफ जो अगर हम किसी की जासूसी करके हम कुछ पाकिस्तान की जासूसी करें उसके खिलाफ ही आगे जाके गवाही देते हैं दूसरे मुल्क को, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जी सर। मतलब हमें बेसिकली तो हमें शायद ऐसा मान समझ लें कि हमें कुछ पता नहीं होता लास्ट के, जब हम बोलते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो अगेंस्ट द लॉ हो जाती हैं। जी, जी सर, आप देखें ना कि हर आप जो भी फ्रीडम ऑफ का राइट देखेंगे ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उसमें आप देखेंगे आपको नीचे लिखा हुआ है कि इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड विद इन द इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इफ इट इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और इफ इट इज इन द फेवर ऑफ पब्लिक एट लार्ज, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे भाई ने पहले ही बयान कर दिया कि अगर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो वो आपका इस वक्त रिस्ट्रिक्ट है। मैं सस्पेंड तो नहीं यूज़ करूंगा, पर आप मैं यूज़ करूंगा रिस्ट्रिक्ट है। आपको मना कर दिया गया है थ्रू लॉ कि आप पब्लिक एट लार्ज के ये फेवर में है। अगर अब गैदरिंग होगी तो कोरोना वायरस होगा, तो इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अभी आपका ये राइट यूज़ नहीं कर। अच्छा, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 एक जो कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उससे भी थोड़ा सा आप 19 से रिलेटेड कर दें। जी सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको राइट देता है कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर से कोई भी मालूमात ले सकते हैं। मतलब आप चाहें आपकी कोई जॉब है आपकी, या कोई भी आप ऐसी कोई सच इन्फॉर्मेशन आपको नीड में है, आपकी ज़रूरत में है, तो आप कहीं भी जाके आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है। अच्छा, अब जो नियाज़ बलोच ने एक और दूसरा सवाल किया था, जो मैंने कहा बाद में हम उसे जवाब दे देंगे, तो अब उससे जवाब देना चाहिए। जी सर। वो आपको शायद शो हो रहा होगा, शो हो रहा है आपको? जी जी, जी शो सर, हो रहा है। जी जी सर, ये बेसिकली ये जो सवाल है सही। नियाज बलोच साहब का, ये है हाउ टू अवेयर द पीपल इन द इंटीरियर। जी इंटीरियर में जी। अवेयर कैसे कर सकते हैं कि आपके पास राइट है। तो अवेयर तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि बहुत सारे एनजीओज हैं हमारी, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद अपने बेसिस पे जाके लोगों में आगाही देते हैं कि आपके ये हुकूक हैं, अगर आपका ये राइट वायलेट होता है तो आप इस तरह से इस फोरम पे जाके आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप थ्रू सोशल मीडिया आप उनको अवेयर कर सकते हैं, आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको अवेयर कर सकते हैं। तो अवेयर तो किसी भी तरह के किया जा सकता है। तो नंबर ये दूसरी चीज़ आती है कि उनको यकीन नहीं आता उन पे कि अगर हम जाएँगे तो हमें वो चीज़ हल नहीं होगी अदालत में जाके। लैक ऑफ जो है उनका जो यकीन नहीं होते, तो उनका ये इशू आ जाता है। तो उसके लिए हमें कानून कहता है कि थोड़ी देर ज़रूर होगी, पर इंसाफ ज़रूर होगा। हसन भाई, आप क्या कहेंगे? हसन भाई, आवाज़ आ रही है? हसन भाई, आवाज़ आ रही है? भाईजान, ये जो भाई का सवाल है ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। ये जो सवाल है ये आजकल मेरे जहन में भी है कि भाई लोगों को फंडामेंटल राइट्स का ही पता नहीं होता। जी जी, आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है। जी जी जी, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, चल आवाज़ आ रही है। हेलो, जी सर, जी आवाज़ आ हसन रही भाई, है। आवाज आ रही है आपकी मेरी? आवाज़ जी जी। जी जी, आवाज़ आ रही है, आप बोले। हेलो इरफान भाई, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो जी भाई, आवाज़ हसन भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोले। जी जी, मैं भाई को जो सवाल था नियाज भाई का, वो ये बहुत बहुत एक अच्छा सवाल था कि जो मैं भी फेस कर रहा हूँ कि लोगों को इवन अपने राइट्स का पता नहीं है। सही है जी, जी 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 जी, आपकी बोले आवाज नहीं बोले आ रही आप। मेरे पास। मैंने कहा बोले, आवाज़ आपकी आ रही है। इरफान भाई, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी।
हेलो हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। जी। तो मैं ये बोल रहा था कि जी मैं ये बोल रहा था कि हेलो। सर आप कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, मेरे आप आवाज़ आ रही है, मुझे तो आ रही है। आप, आप कंटिन्यू मेरी करें, आवाज़ आपकी आ रही है आवाज़। आपको? जी जी, आप कंटिन्यू करें। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? जी सर, आपकी आवाज़ आ जी। रही है, आप कंटिन्यू करें। आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। चलें, सही है, चलें, सही है। ये जो नियाज़ भाई का जो सवाल था कि भाई जो इंटीरियर सिंध में जो लोग हैं, सही है, इंटीरियर सिंध में जो लोग हैं, सही, उनको उनको अवेयर कैसे किया जाए, सही है। तो ये जो यही सवाल मेरे ज़हन में भी होता है कि वाक़ई यहाँ पे जो लोग हैं, सही, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता, सही है। दूसरे स्टैच्यूटरी राइट्स को छोड़ो, फंडामेंटल राइट्स का भी पता नहीं होता, सही है। तो ये जो हमारे हमें देखें ना, साइंस का पता है, केमिस्ट्री का पता है, सही है, मगर जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके आइन का पता नहीं है, सही है। उसके जो हमें हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सही है, वो उसका पता नहीं है। ये जब ये फंडामेंटल राइट्स वो राइट हैं, इसके बिना कोई स्टेट नहीं रह सकती। मतलब ये तो बेसिक राइट्स हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए, सही है। तो ये जो भाई ने सवाल किया, ये जो हमने जो ऑनलाइन अभी जो चला रहे हैं, ये एक सेशन चला रहे हैं, ये भी इसी के लिए है कि भाई जिन लोगों को फंडामेंटल राइट्स का पता नहीं है वो भी इनसे थोड़ी बहुत मुफीद हों। जी। भाई जो भाई ने नियाज़ भाई ने जो हेलो बात की थी कि आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, इरफान भाई आप कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था, नियाज़ भाई ने जो हमसे सवाल हाँ हाँ, किया था आवाज़ आ कि रही हम इंटीरियर के लोगों को अवेयर कैसे करें अपने फंडामेंटल राइट्स की। तो मैं समझता हूँ कि आप भी इंटीरियर से, मैं भी इंटीरियर से हूँ, तो हमें तो पता है ना, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ी बहुत से आती है। तो हम क्या करें, हम अपने लोकल एरियाज़ में ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो है आज का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। अगर हम उन चीज़ों में करने लग जाएं, तो मेरे हिसाब से ये सवाल तो भाई का बहुत अच्छा है। जिसे आपने कहा कि हमारे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखों को कॉन्स्टिट्यूशन की मालूम ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, हर बंदा अपनी फील्ड में, जैसे हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि हमारा जो सारा काम है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन से डिपेंड करता है। नहीं, ये जो फंडामेंटल राइट्स, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरे का नहीं बता रहा, मैं जो फंडामेंटल राइट्स का सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो राइट्स हैं ये तो हर किसी को वैसे भी पता होने चाहिए। मतलब एक हमारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स भी इवन किसी को पता नहीं कि हमारे नुक्ता नज़र कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान बना था वो क्यों बना था, उसकी वजह क्या थी। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पीएसटी जो पाकिस्तान स्टडी जो हम पढ़ते हैं, सही वहाँ पे होने चाहिए कि भाई पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक क्या दिए गए हैं हमको, पाकिस्तान में रह क्यों रहे हैं, पाकिस्तान के मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान स्टडी में मिलनी चाहिए। वैसे फंडामेंटल राइट्स भी वहाँ मिलनी चाहिए हमें। और जो हाँ, जो हमारे हमारे जो अभी यंग स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वो सेशन कंडक्ट करते हैं, ये और अच्छी चीज़ है, ये तो स्टूडेंट के एफर्ट्स हैं। अभी तो सियासी जी बिल्कुल, मैं भी एक ऐड करना चाहूँगा इसमें। जी जी। जी, ये मेरे ख्याल से में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वी शुड बी इंक्लूड देम इन द आवर कोर्स। फॉर एग्जांपल हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में, इंटर में, तो हमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करने चाहिए हमने अपने कोर्स में, या ताकि हर बच्चे को पता चले कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है। जब बच्चा पढ़ने घर जाएगा तो वो अपने बाप और जो उसकी फैमिली है उनको ज़रूर बताएगा कि आपका अगर ये राइट वायलेट होता है तो आपका मतलब यहाँ वहाँ पे जाके आपका उस फोरम पे जाके आप अपील कर सकते हैं या आपका कौन सा राइट वायलेट हुआ है। तो इस तरह से भी हम राइट्स को, मतलब फंडामेंटल राइट्स को पहुँचा सकते हैं लोगों के ऊपर। और दूसरी बात, हम अपनी कैपेसिटी में, हम बीइंग अ लॉ स्टूडेंट जहाँ जिसको फंडामेंटल राइट्स का पता है, वो अपनी कैपेसिटी में नॉलेज शेयर करे, दूसरों के साथ गपशप करे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो इस तरह से भी बहुत फ़ायदा आएगा। मतलब आपका कहने का मकसद यही है कि जैसे हमारे पास तो बेसिकली हमारे पाकिस्तान स्टडी में हिस्ट्री दी हुई थी, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक रखा जाए, जहाँ जहाँ जिससे हमारे जो यूथ है, नौजवान, उनको फंडामेंटल राइट्स, एटलीस्ट जो भी लॉ में नहीं जा रहा, तो उसे फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। जी जी बिल्कुल सर, एग्री बिल्कुल। तो अच्छा, तो हसीन भाई, हसीन भाई आप हमें सुन रहे हैं? जी 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 जी।
अच्छा, जो ये हमारे पास एक आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। तो हमने जी देखा जी। है कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ सिटीजन का कुछ होता है कि मतलब हमें इक्वलिटी नहीं मिलती। उसकी क्या बेसिस है, क्या रेमेडीज दी गए हुए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें। हाँ, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन के हर शहरी का बराबरी हुकूक है, सही है, हुकूक के बराबरी। हर किसी को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जैसे हमारे जो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन का जो हमारे जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, कि अजमी को अरबी पे कोई हक नहीं, अरबी को अजमी पे कोई हक नहीं, सही है। तो यहाँ पे भी जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सही, वो भी यही है आर्टिकल 25 में, कि भाई no discrimination on the basis of caste, creed, religion, say sex, gender, whatever, etc. कि इन चीज़ों पे बुनियाद पे अब कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास एक एक्सेप्शन भी दी गई है कि जो वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और जो बैकवर्ड एरियाज के उनके लिए हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी होती हैं। से फॉर एग्जांपल के उनके लिए हमारे हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस है, जैसे कि बैकवर्ड एरियाज के लिए हमारे जहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो क्या सीट सीट एलोकेट करती हैं, तो बैकवर्ड एरियाज के लिए ज़्यादा सीट रखती हैं हमेशा। क्योंकि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास ये स्पेस दी गई कि जो बैकवर्ड एरियाज के जो लोग हैं, जैसे और जो चिल्ड्रेन है या वुमेन्स हैं, इसके लिए आप स्पेशल पार्टिसिपेशन, स्पेशल लॉ बना सकते हैं। तो इसमें आपको इक्वलिटी के कोई मतलब वो नहीं है कि इक्वलिटी आपकी वायलेट हो रही है। अच्छा, जो एक और आर्टिकल है जो 25A है, राइट टू एजुकेशन। तो जी हम जी। और और तो कहीं नहीं जा बात करते, हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर वहीं के लोग पढ़ने वाले हैं तो वहीं पे टीचर नहीं है। अगर जहाँ पर टीचर है तो वहीं पे बिल्डिंग नहीं है। जहाँ पर बिल्डिंग है तो वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हमारे यहाँ कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जिसका गवर्नमेंट को तो कुछ ध्यान ही नहीं है। इतने इतने बैकवर्ड एरियाज़ हैं, कुछ को अता पता नहीं है कि गवर्नमेंट को खुद को भी पता नहीं है कि हमने यहाँ स्कूल भी बनाया था कब। सही है। बिल्कुल। हालाँकि उनके जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, सही है, और वहाँ से तलबा भी पास हो रहे हैं, बिना पढ़े। हमारे यहाँ बड़ी कुछ बात। ऐसे हालात भी हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में हमें जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ कंपलसरी जो एजुकेशन जो गवर्नमेंट देगी हमें 16 ईयर्स तक, 5 साल से 16 साल तक, जो रिलीजियस और जो साइंस की जो एजुकेशन होगी हमारी, सही है, वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल से हमें मिल सकती है, और जो गवर्नमेंट के थ्रू जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसमें जो आपने गवर्नमेंट स्कूल का जो हाल बताया, ठीक है, कि ये ऐसी चीज़ें हैं इरफान भाई कि जो हमें देखनी चाहिए, हमें यूथ को देखनी चाहिए कि क्योंकि पता है क्या, लॉ ऑफ रेशियोज होता है कि भाई एक बंदा अगर खुद के हक पे अगर सो रहा है तो हुकूमत आके, रियासत आके उसकी मदद नहीं करेगी। अगर अपने हक पे ही मैं सो रहा हूँ, मेरा हक है कि मैं पढ़ूँ, मेरा हक है कि जो स्कूल खुला हुआ है उसमें जाके मैं पढ़ूँ, सही है, ये हमारा हक है। तो फिर ये जी। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि भला अगर वो सोए हुए हैं तो उनको हम जगाएं, सही है। ये जो प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके उनको परसू करें। ये जो स्टूडेंट्स जो ये जो सारा कुछ हो रहा है वो लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए, और इंटरेस्ट भी नहीं है स्टूडेंट्स का इतना। वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज, सही है, वहाँ पे इनके क्या बोलते हैं इसको, कि एक फोर्स लेबर बनी होती है। जैसे कि भाई हारी का बेटा हारी बन गया, सही है, तो एक हारी आया, सही है, एक वो वो क्यों बनता है, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि भाई देखें, एक हारी जो होता है ना, उसके ऊपर उसके जो मालिक है, सही, उसका बहुत सारा कर्जा होता है। तो फिर वो बोलता है कि भाई ये तुम चलो, ये सारी जमीन हमारी संभाल के चलो। तो जनरेशन टू जनरेशन वहां से चलती आ रही होती है, सही है। तो ये एक किस्म का फोर्स लेबर भी बन गया हमारे यहाँ। अच्छा भाई, जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट दिया कि हारी का बच्चा हारी बनेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई, पहली बात तो हम, आपने जैसे बोली कि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या? अगर, जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिस एरिया में अगर स्कूल नहीं होगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट कैसा होगा? ज़ाहिर सी बात है, हमें जो हमारी स्टेट है उसकी तो ये
राइट्स हैं कि वो हमें प्रोवाइड करें एजुकेशन हर स्टेट में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उससे तो देनी पड़ेगी नहीं बिल्कुल। कि भाई आपको राइट टू एजुकेशन है तो आपको देनी पड़ेगी। अगर हमारी देखें गवर्नमेंट देखें, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट दे रही है। हमारी गवर्नमेंट अच्छे जी अच्छे स्कूल बना के रखे हैं बैकवर्ड एरियाज में, जो आज तक जिसमें गधे भेड़िए बंधे होते हैं वहां पे, सही है। इस अच्छा ये हमारी गवर्नमेंट दे रही है, स्कूल तो हमें बना के दे रही है, टीचर्स भी हमें दे रही है, टीचर्स भी हमें दे रही है, ऐसा नहीं है, सही है। वो जो स्टूडेंट हैं वो फिर टीचर्स का ही काम करते हैं, तो पर्सनल काम करते हैं उनका। नहीं भाई, ये जैसे भी आपने हमारे कहा कि ये जी सर, कारनामे हमारी मैं भी एक चीज़ गवर्नमेंट ऐड के। करना अच्छा, चाहूँगा। जी 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 सर, जो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट नहीं देती, ये हमें नेचर देती है। फंडामेंटल राइट्स जैसे ही आप पैदा होंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, आपके साथ हो, आपके मतलब शुरू हो जाएंगे। स्टेट स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम है इसको रिकग्नाइज करना, इसको गारंटी करना कि आपको वो राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मगर अब बात कहाँ पे आ जाती है? बात यहाँ पे आ जाती है, गवर्नमेंट फेल हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो लॉज तो पड़े हैं, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन बात आ जाएगी तो वो फेल हो जाते हैं वहाँ पे। मेन इशू यही है सॉरी कि आप, इम्प्लीमेंट सही नहीं हो। आफ्ताब भाई आपका फिर से आवाज़ जो है ना वो इधर उधर घूम रहा है। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था, मेन इशू है हमारा इम्प्लीमेंटेशन का। लॉज तो हमारे पास जी मौजूद हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें नेचर देती है। जैसे असमिन भाई ने बिल्कुल। बोला अभी कि भाई जैसे, जी, एक एक जैसे चीज़ मैंने भी यही बोला कि एक बंदा जो अपने हक पे सोया हो, इसी के इस पे जो है ना, मेरे पास एक सिंधी में एक बहुत अच्छा शेर है, अगर आप बोलें तो मैं बताऊं। बोल दे सिंधी में बता एक दें शेर है, बता दें। सोन बाजार मां घिड़ी वठबो आ, सोन बाजार मां घिड़ी वठबो आ, फेज़ रहबर खां पिनी वठबो आ, जॾहिं बि सम्झो हक़ जी आहे तव्हांजो, हक़ पंहिंजो छिनी वठबो आहे। त ही ये जो हमारे यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि स्कूल बंद हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि भाई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर शोल्डर, कि भाई आप जाके, अगर वो लोग कुछ नहीं कर रहे तो आप जाके देखें ना, रेमेडीज हैं हमारे यहाँ हर किसी का, मतलब आप कोर्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप मना तो नहीं करेंगे ना कोई। मतलब वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या वो कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है, जहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, तो जैसे इनकी इनकी अकाउंटेबिलिटी तो वहाँ पार्लियामेंट में भी नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी तो कहीं पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनको कौन करवाएगा इसको, ये हम ही करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब यहीं पे भी यूथ को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आफ्ताब भाई ने जैसे बात की कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें नेचर से मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि चलो नेचर से तो मिलते हैं। जैसे हमें असमिन भाई ने बताया कि अगर नेचर हमें ये बताता है कि मैं हारी का बेटा हूँ तो मुझे हारी बनना है, तो हमारी नेचर तो ये है, जैसे हम उसे राइट्स का पता होगा फिर जाके वो अपने राइट्स ले लेगा। अदरवाइज उसे पता है भाई मेरा बाप जो है वो हारी है और मुझे भी हारी रहना है, इस वडेरे की ज़मीन पे जाना है, सारा दिन काम करना है, रात को खाना है, पीना है, सोना है। तो ज़ाहिर सी बात है ये फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। जो आज हमने सेशन बिल्कुल किया है तो हमने भी इसी हिसाब से किया है कि भाई जो जितनी हमारे पास नॉलेज है तो हम वो दूसरे से शेयर करें, क्योंकि हम सारे ला के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये कि नेचर से तो ज़रूर मिलती है पर हमें अवेयरनेस के साथ होगी। बिल्कुल। अच्छा, असलम भाई जी आप जी कुछ सर। कहना चाह रहे थे? जी सर, बिल्कुल। जी जी, जी आप बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूँ। जी मैंने बोल दिया जो मुझे कहना था। अच्छा, ये आप जो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक चल रहा है, कि अगर इसको हम इसको क्या, हर एक राइट को हम एक मर्तबा रिवाइज कर लें, सिर्फ उसका नाम जो उसको टाइटल बता दें, पता चल जाता है कि हमें हमारे पास राइट्स कितने हैं। जी जी बिल्कुल, आप कर दें यासीन भाई, रिवाइज कर दें। हमारे हमारे हाँ, पास कॉन्स्टिट्यूशन में रिवाइज चैप्टर कर, नंबर रिपीट 2 कर देता हमारा। हूँ एक वन बाय वन, कि हमारे पास जो स्टेट में जो गारंटी किए हुए हैं राइट्स, सही है, वो कितने राइट्स हैं, वो क्या है। हमारे पास जो राइट है कि भाई राइट टू सिक्योरिटी ऑफ लाइफ,
आपकी ज़िंदगी नहीं ली जाएगी, सही है, बगैर बगैर लॉ के, बगैर कानून के आपकी ज़िंदगी नहीं ली जाएगी, आपकी आज़ादी को नहीं रोका जाएगा, सही है, आपको इलीगली डिटेन नहीं किया जाएगा, सही, आपको गैर कानूनी तौर पे दीवारों के पीछे उसको सलाखों के पीछे नहीं लिया जाएगा, लेके लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई अरेस्ट होता है तो उसके ग्राउंड्स बताए जाएंगे और विदिन 24 आवर्स आपको कंसर्न जो नियर मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा, सही। ये आप एक जो कैदी होता है ना, उस कैदी के ये राइट है। और दूसरा उसका ये भी राइट है कि उसको अपनी मर्जी का वकील भी दिया जाए, खुद को डिफेंड कर सके। ये हमारे पास ये नेचुरल राइट भी यही है, यही कहता है कि अगर कोई बंदा, सही है, उसके कत्ल का इल्जाम भी हो, हालांकि किसी ने देखा भी हो, फिर भी आप उसको ऑडी अल्टम पार्टम जो रूल है उसको, मतलब उसको सुना जाएगा, सही है, उसको सुना जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा, उसको वकील दिया जाएगा। जैसे फेयर ट्रायल है हमारे पास जो राइट 10A, वो उसको मतलब पूरा ड्यू प्रोसेस से उसको फिर गुजारना पड़ेगा, फिर जाके कंक्लूडेंट पे पहुंचेगा, सही है। जैसे कि भाई जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड का कॉन्सेप्ट कि भाई जितना जल्दी आप इंसाफ दोगे इतना क्या ऐसे ऐसा समझाया जाएगा, दफन इंसाफ को दफन कर दिया गया, सही है, मतलब जल्दी में भी इंसाफ नहीं देता, दोनों पार्टी को सुनना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास राइट टू फोर्स लेबर है कि आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता, स्लेवरी गुलामी हमारे पास जो है कानून में मना है, ममनू है। उसके बाद हमारे रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ऐसी है कि अगर आपने आज ऑफेंस किया है तो आज की सजा, आज का जो कानून के तहत आपको सजा होगी, सही है। 6 महीने वाले जो बाद में जो कानून बनेगा उसके ऊपर आपको सजा नहीं होगी, सही है। और उसके बाद ये है कि डबल जोपार्डी में ये आ जाता है कि आपको किसी ऑफेंस के लिए 2 मरतबा सजा नहीं दी जा सकती, 2 मरतबा आपका ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, सही है। और उसमें ये है कि आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा किसी भी उसमें एविडेंस के लिए, ये भी आपका एक राइट है। आपका एक ये भी राइट है कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए भी उकसाया नहीं जाएगा। ये हमारा क्रिमिनल लॉ के भी एक प्रिंसिपल है, राइट टू रिमेन साइलेंस। ये आपको खुद को भी, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको ये नहीं बताया कि खुद के खिलाफ गवाही दो, सही है, ये भी आपका राइट है कि आप साइलेंस रहें, सही। और उसके बाद ये आपका राइट है कि इनवायलेबिलिटी ऑफ मैन, प्राइवेसी ऑफ होम आपकी सिक्योर हो। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, सही, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, सही, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, सही, कहीं पे भी जाके पाकिस्तान में किसी भी कोने में जाके रह भी सकते हैं, जा सकते हैं, सही है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहीं भी आप 5-8 बंदे इकट्ठे रह सकते हैं। ये जो राइट्स मैं बता रहा हूँ ये वैसे ये वो राइट्स हैं कि मतलब ये हमें एक एहसास दिलाते हैं कि भाई हम आज़ाद हैं, एक आज़ाद रियासत के हकूक होते हैं, सही, जो हम इंजॉय करें आजकल, सही। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि भाई आप अपनी मर्जी से, आपको आज़ादी है कि आप कोई भी ऑफिस बनाएं, कोई भी पार्टी बनाएं, कोई भी फर्म बनाएं, सही है। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, बिजनेस है और प्रोफेशन है कि आपने अपनी मर्जी का प्रोफेशन से, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहें वो प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं, से अपनी मर्जी का, ये आपका बुनियादी हक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप जो भी ट्रेड करना चाहें, सही है, वो ट्रेड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, जो बिजनेस आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, सही। मगर इसमें जो कंडीशन जो लॉ में रखी गई है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो आप लाइसेंस लेके उसके बाद करना पड़ता है, सही है। जैसे आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो उसके पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सही। मगर जो बिजनेस आपको यहाँ ममनू है लॉ में से, जो इलीगल है, वो बिजनेस की आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच, से आपको बोलने का राइट है, से मगर ऐसा न बोलें कि आप मुल्क की बका को नुकसान पहुंचाएं, सही है। तो ये इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला कि फ्रीडम कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होती, इट ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड, इट हैज ऑलवेज सम लिमिटेशंस। कि भाई आप ऐसा बोलें कि मतलब इस्लाम, ग्लोरी ऑफ इस्लाम को कोई नुकसान ना हो, सही है। आप जो हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है दूसरे ममालिक से, दूसरे ममालिक के बारे में ऐसा ना बोलें कि हमारे रिलेशन खराब हो जाएं, सही है। जैसे हमारा चाइना के पास था तभी अच्छे रिलेशन है, अगर उनके खिलाफ हमने कुछ बोल दिया तो ये हमारे रिलेशन के ऊपर असरात होंगे, तो ये भी आपके लिमिटेशंस में आ जाते हैं, सही है। आज़ादी है मगर इतनी नहीं, मतलब उसको तरीके से, उस हिसाब से द पैरामीटर्स ऑफ लॉ आपको इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपको जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट से लेना चाहें ले सकते हैं, सही। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप अपनी मर्जी का मजहब आप उसको
अपनी मर्जी का मजहब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी का मजहब चूज कर सकते हैं और उसको उसके मुताबिक इबादत कर सकते हैं और उसको उसकी तबलीग भी कर सकते हैं उस मजहब की। उस मजहब के हिसाब से आप इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, सही है, जो आप इदारे बना सकते हैं उस मजहब को आगे चलने के लिए, उसकी तबलीग के लिए, वो भी आप बना सकते हैं, ये भी आपका हक है, सही है। और उसके बाद ये है कि जो भी मजहब के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, इसमें आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स दो, क्योंकि हमारे दूसरे रिलीजन के लिए हमें ये पैसे चाहिए, सही, ये फिर ये भी आपका राइट है, फिर आपको कोई भी ऐसा कोई बंदा कंपेल नहीं करेगा, सही है। आप उसके बाद ये राइट है आपका 23 के भाई, आप प्रॉपर्टी, ये एक अच्छा राइट है कि आप समझना चाहिए कि आपको जो प्रॉपर्टी है, सही है, वो आपका राइट है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सही है, रख सकते हैं या बेच भी सकते हैं, सही है, तो ये आपका राइट है। मगर ये जो राइट मतलब आप स्टेट या कोई भी आपसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, सही, मगर ये जो राइट है कभी कभार जरूरत पड़ने पर स्टेट जो है इन कंपलसरी सेंस से, तो स्टेट आपसे ले सकती है वो प्रॉपर्टी, मगर उसके नतीजे में आपको कंपनसेट करेगी, सही है, आपको कंपनसेट करेगी, उसके बाद वो आपसे प्रॉपर्टी लेगी। और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद ही हमारे जो राइट हैं इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, जो हमने बताया कि देयर शुड बी अ सोशल एक्सेस ऑफ एवरी सोशल इक्वलिटी टू एवरीवन, नो वन इज बेटर देन अनदर। इसके बाद राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन की हमने अभी डिटेल बात हो गई हमारी, तो काफ़ी लंबी बहस हो गई, ठीक है। तो 5 से 16 साल की उम्र तक एजुकेशन आपको स्टेट की जिम्मेदारी है वो आपको दे, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा, जो पब्लिक एक्सेस, जो मतलब जो पब्लिक पार्क्स होते हैं या पब्लिक म्यूजियम है या कोई भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उसके ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि भाई आप फलां ताल्लुके से रहने वाले हैं, आपको इसलिए यहाँ पे आने की इजाजत, फलां आपकी जात है इसलिए आप यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपका हमारा बुनियादी हुकूक है। उसके बाद ये कि जो सर्विस हैं, पाकिस्तान की जो सर्विस हैं, कोई भी जॉब एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मगर वुमेन के लिए एक प्रिविलेज है, वहाँ उनके लिए कुछ स्पेशल कोटा सिस्टम रखा जाता है, तो ये भी हमारे लॉ ने एक स्पेस दी हुई है। उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट राइट है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आपकी जो लैंग्वेज है सही है, वो आपका हक है कि आप उसको इस्तेमाल करें और उसको आगे आगे फैलाएं, उसके कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाएं, ऐसे इदारे बनाएं जिसमें आप लैंग्वेज रख सकते, क्योंकि लैंग्वेज हमारे पास एक विरसा है, ऐसे लोग हमारे अब्बा और अजदाद का एक विरसा है, से वो हमें चलाना पड़ता है। जैसे हमारी सिंधी है, सही है, सिंधी हमारी कदीम लैंग्वेज है और हम सिंधी के लिए सिंधी टेक्स्ट देते हैं, लिखते हैं और सिंधी टेक्स्ट पढ़ाया जाता है बिल्कुल स्कूलों में। तो और ये तो सारे मैंने राइट्स बताए। उसके बाद ये इन राइट्स को जो जो गवर्न करता है, इन जो राइट्स की जो गारंटी लेता है वो सेक्शन 8 लेता है, आर्टिकल 8 लेता है, सही, आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि कोई भी लॉ से ये जो मैंने राइट्स बताए, सही है, राइट्स के खिलाफ से कोई भी लॉ इन राइट्स के खिलाफ, ऐसी कोई यूजेज या ऐसा कोई कस्टम इनके खिलाफ कोई राइट नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई राइट बनाया जाएगा तो उसको कोई अगर लॉ बनाया जाएगा तो उसको उसी वक्त वैलिड कर दिया, वैलिड करार दिया जाएगा, से वाइड करार दिया जाएगा, सॉरी, वाइड करा जी। बिल्कुल। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके दो रेमेडियल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक 199 है और 184 है। 199 हाई कोर्ट के पावर्स हैं, डायरेक्ट वहाँ पे आप इन्फोर्स करवा सकते हैं राइट्स। 184 सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सो मोटो पावर्स भी हैं, क्या है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, जी थैंक यू जी, एक असलम लाख भाई। में ऐड करना चाहूँगा इसमें, जी 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 जो जो हम रेमेडीज बता रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास तो आपने बताया कि अंडर अंडर 184, आर्टिकल 184, और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 184 क्लास 3 के तहत तो मोटो लेने का एक्शन है कि वो जब भी देखे कि अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है पब्लिक एट बिल्कुल तो वो खुद एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो देखती है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं कि उनका राइट टू लाइफ या उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, फॉर एग्जांपल उनको खाना पीना नहीं मिल रहा या उनकी राइट टू लाइफ डिप्राइव हो रही है, तो वो खुद सो मोटो ले सकती है। सो मोटो मतलब ऑन एक्शन, मतलब वो खुद का एक्शन ले सकती है, उसके पास अंडर आर्टिकल 184 क्लास 3 के बिल्कुल। तहत ये राइट है। जी बिल्कुल। अच्छा सुन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं भाई, मेरा हो गया।
जी ये पूरा मैंने राइट्स के पूरा एक करके एक से लेके सब जो 20 राइट हमें दिए गए सारे मैंने एक एक करके बताएं। जी थैंक यू भाई हसनैन और आफ्ताब अहमद भाई, आप दोनों की बड़ी मेहरबानी। और हमारा जो फर्स्ट आपका लाइव शुक्रिया सेशन इरफान साहब, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू जी सर, आप थैंक यू हमारे, फॉर हैविंग अस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू और सर, थैंक यू। आज आज के लिए हमारा लास्ट फर्स्ट सेशन यहीं पे एंड अप होता है। इंशाल्लाह हम दोबारा फिर किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह। ओके अल्लाह, ओके अल्लाह, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़।